लोगों का रुख है वो उत्साह में, उनमें उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो बहुत ही डेडिकेटेड है। वो अपने लोगों का, पार्टी के लोगों का और आम लोगों का मतदान भरपूर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करवाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास में पोलिंग करवाने का कोई भी उनके पास कार्य योजना नहीं होती है पोलिंग करवाने की। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में तो हाल ही में जो चुनाव करवाया था विधानसभा का, वो कांग्रेस ने एक कंपनी को हायर कर लिया था। जो विधानसभा चुनाव में जब कंपनी ने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को घर पर बिठा दिया था। तो कांग्रेस पार्टी का वर्कर सोया हुआ है। आप राजस्थान में देखिए, इस लोकसभा चुनाव में शायद इतना कभी भी नहीं होगा कि कांग्रेस के पास में उनके बूथ पर, टेबलों पर बैठने तक के लिए लोग नहीं थे। कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है तो जीत का तो दूर दूर तक कहीं नहीं समीकरण नहीं। आप परिणाम आए जब देखना 4 जून को राजस्थान में 25 की 25 सीट में भाजपा का परचम लहराएगा। और कांग्रेस तो सम्मानजनक, कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं, बहुत से प्रत्याशियों ने, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ये स्वीकार किया है कि मैं तो, कोई कह रहा है मैं हारा हुआ हूँ, कोई कहता है मुझे पार्टी ने जबरदस्ती टिकट दिया है, कोई कहता है मैं बड़े नेताओं के दबाव में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जब इतना मनोबल गिरा हुआ है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, तो ऐसे मनोबल गिरी हुई स्थिति में चुनाव जीतना तो असंभव है। अच्छा, एक बात बताते हैं, जब ये इंटरव्यू चल रहा है और जब आप देखिए, राजनीति में आज अच्छे लोगों को, काम करने वाले लोगों को, जिस एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राजनीति में काम करने वालों को, बुद्धिजीवियों को, रचनात्मकता लिए हुए व्यक्तियों को, अच्छे नेताओं को, युवा नेताओं को, नए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उनको मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि वो अपने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करें। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात करते हैं आप, या अन्य राजनीतिक दलों की बात करते हैं, तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो अपने चंद लोगों को, उन्हीं को बार बार टिकट देते हैं, उन्हीं को अवसर देते हैं। यदि मैं कांग्रेस के लिए एक उक्ति कहूँ, राजस्थानी भाषा में एक बहुत साधारण सी उक्ति है कि आंदो बाटे रेवड़ी फिर अपनाने दे। तो आप देखिए, कांग्रेस में आप सेंट केंद्र से लेकर किसी भी राज्य में चले जाए, कांग्रेस ने फिक्स कर रखा है, उनके एक निश्चित फिक्स नेता हैं जो उन्हीं को अवसर देते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। ऐसी स्थिति। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इसमें लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से मुगल काल में बहादुर शाह जफर मुगलों का अंतिम सम्राट हुआ, उसी तरह कांग्रेस का राहुल गांधी अंतिम नेता होंगे। ये पार्टी अपने पतन के कगार पर है, क्योंकि ये ठेकेदारी प्रथा पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक राज्य में 1-1, 2-2, 3-3 लोगों को ठेका दे दिया है, और जिन लोगों को ठेका दिया है वो अपने नेताओं का भरपूर शोषण कर रहे हैं। उनकी हिंदू धर्म संस्कृति में कोई आस्था नहीं है, हिंदू सनातन धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश में, रामलला की जिसने प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, उसको हराने वाला कौन है? जिसके सर पर राम, भगवान श्री राम का हाथ है, उसके साथ कौन लड़ेगा? वो तो अजर अमर होता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार नहीं, अनेकों बार सरकार, भगवान मतलब है कि भीलवाड़ा में भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मतलब मुख्य रूप से आपकी है। तो भीलवाड़ा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक बैठकें, उनका आयोजन करवाना, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितवाने की जिम्मेदारी। तो आप यानी कि काफ़ी ग्राउंड पे घूम रहे हैं, तो आपको क्या माहौल लग रहा है? और खासकर राजस्थान में? राजस्थान ही नहीं, पूरा देश, मोदी जी की लहर है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संदेह तो है नहीं, 2/3 बहुमत से पुनः भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आ रही है। उसका कारण है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनकी जो नीतियां हैं
वो भारत के सबसे निचले व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखकर सरकार नीतियां बना रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कमजोरी नहीं, विपक्ष शून्यता की तरफ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती ही नहीं है इस चुनाव में। ये लोकसभा का चुनाव, भारत की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को पुनः उसकी सरकार बनाने का मन बना चुकी है। सर, आप बोल तो रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आ रही है, पर जो अभी तक जितने भी सेकंड फेज़ की वोटिंग हुई है उसमें सर्वे और विश्लेषक जो हैं वो तो कुछ अलग ही पिक्चर बता रहे हैं। मतलब जहाँ तक लग रहा है कि इस बार वोटर वोट देने ही नहीं निकल रहा, और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत से विश्लेषणों में कि इसको नुकसान, अगर कम वोटिंग होती है तो इसका नुकसान भाजपा को ही ज़्यादा लग रहा है अब तक। ऐसा कहाँ होता है? आप देखिए, जब भी वोटिंग बढ़ती है, अत्यधिक वोटिंग होती है, तो सत्ता पक्ष के खिलाफ होती है, लोग बाहर निकल के वोट देते हैं। यदि वोटिंग कम होती है तो वो सत्ता पक्ष के पक्ष में होती है। ये आप विश्लेषण की बात करें तो ये बात है। अब मैं दूसरी आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, आपको सरल शब्दों में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिन लोगों का रुख है वो उत्साह में, उनमें उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो बहुत ही डेडिकेटेड है। वो अपने लोगों का, पार्टी के लोगों का और आम लोगों का मतदान भरपूर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करवाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास में पोलिंग करवाने का कोई भी उनके पास कार्य योजना नहीं होती है पोलिंग करवाने की। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में तो हाल ही में जो चुनाव करवाया था विधानसभा का, वो कांग्रेस ने एक कंपनी को हायर कर लिया था। जब विधानसभा चुनाव में जब कंपनी ने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को घर पर बिठा दिया था। तो कांग्रेस पार्टी का वर्कर सोया हुआ है। आप राजस्थान में देखिए, इस लोकसभा चुनाव में शायद इतना कभी भी नहीं होगा कि कांग्रेस के पास में उनके बूथ पर, टेबलों पर बैठने तक के लिए लोग नहीं थे। कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है, तो जीत का तो दूर दूर तक कहीं नहीं समीकरण नहीं। आप परिणाम आए जब देखना 4 जून को, राजस्थान में 25 की 25 सीट में भाजपा का परचम लहराएगा। और कांग्रेस तो सम्मानजनक, कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं, बहुत से प्रत्याशियों ने, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ये स्वीकार किया है कि मैं तो, कोई कह रहा है मैं हारा हुआ हूँ, कोई कहता है मुझे पार्टी ने ज़बरदस्ती टिकट दिया है, कोई कहता है मैं बड़े नेताओं के दबाव में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जब इतना मनोबल गिरा हुआ है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, तो ऐसे मनोबल गिरी हुई स्थिति में चुनाव जीतना तो असंभव है। अच्छा, एक बात बताते हैं, जब ये इंटरव्यू चल रहा है और जब आप मनोबल की बात कर रहे हो कांग्रेसी प्रत्याशियों का, तो अभी खबर आ रही है कि इंदौर से एक प्रत्याशी जो हैं वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो वापस भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि लोग छोड़ के, दूसरी पार्टियों के लोग कांग्रेस को छोड़ के, बसपा को छोड़ के, सपा को छोड़ के भाजपा में ही आ रहे हैं? देखिए, राजनीति में आज अच्छे लोगों को, काम करने वाले लोगों को, जिस एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राजनीति में काम करने वालों को, बुद्धिजीवियों को, रचनात्मकता लिए हुए व्यक्तियों को, अच्छे नेताओं को, युवा नेताओं को, नए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उनको मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि वो अपने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करें। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात करते हैं आप, या अन्य राजनीतिक दलों की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो अपने चंद लोगों को, उन्हीं को बार बार टिकट देते हैं, उन्हीं को अवसर देते हैं। यदि मैं कांग्रेस के लिए एक उक्ति कहूँ, राजस्थानी भाषा में एक बहुत साधारण सी उक्ति है कि आंदो बाटे रेवड़ी फिर अपनाने दे। तो आप देखिए, कांग्रेस में आप सेंट केंद्र से लेकर किसी भी राज्य में चले जाए, कांग्रेस ने फिक्स कर रखा है, उनके एक निश्चित फिक्स नेता हैं जो उन्हीं को अवसर देते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। ऐसी स्थिति। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसमें एक बात है, आप भी कांग्रेस में थे पहले, हाँ, तो आपकी नाराजगी के क्या कारण रहे?
और दूसरा कि जैसा आप बता रहे हो कि भाजपा के वर्किंग स्टाइल में और कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल में थोड़ा सा अंतर क्या है, मतलब भाजपा कैसे बूथ मैनेजमेंट करती है, कैसे चुनाव लड़ती है, और कांग्रेस किस तरह से बूथ मैनेजमेंट करती है या कैसे चुनाव करती है, तो आपको अंतर दिखता है क्या कुछ दोनों पार्टियों में? बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा और कांग्रेस में दिन रात का अंतर है। जैसे भाजपा के जो नेता हैं वो राष्ट्रवादी हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवादी हैं, वो देश के लिए समर्पित हैं। हिंदू धर्म की मान सम्मान मर्यादा, हिंदू सनातन धर्म को विश्व लेवल पर पुनः उन्होंने पहचान दिलाई, उसका परचम लहराया है। दूसरी तरफ हम यदि पौराणिक उसमें युग में जाते हैं तो भारत को भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन यदि आज की हम बात करें तो विश्व में भारत को हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अनुपालना वो तो कार्यपालिका ही करती है। नहीं, वो तो सर ऐसी बात है, अगर सत्ता में कोई दूसरी पार्टी भी होती, कांग्रेस भी होती, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये होता तो वो उसको लागू करती, उसमें क्या दिक्कत है? राजीव गांधी ने भी वहाँ के वो ताले खुलवाए थे, ये भी वो तो कांग्रेसी ये भी बोलते हैं। फिर क्यों नहीं बनाया राजीव गांधी ने राम मंदिर को? जब राजीव गांधी जी ने रामलला के दर्शन के पट खुलवा दिए तो उस समय राजीव गांधी जी ने मतलब खुद तो बड़े बड़े महलों में रहे, कांग्रेस का छोटा सा पार्षद है, वो तो बड़े महल में रहेगा। और रामलला भगवान श्री राम जिनकी जन्मभूमि अयोध्या है, उन रामलला को टेंट में बैठा दिया। ये कांग्रेस का नहीं तो किसका कारनामा था? कांग्रेस आज उसी का तो प्रतिफल भोग रही है। कांग्रेस का पतन उसी दिन हो गया था जिस दिन सोनिया गांधी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में जाने के लिए विज्ञप्ति जारी करके मना कर दिया था। उसी दिन ही भारतीय जनता पार्टी से बैर लेके तो जीवित रह जाओगे, भगवान श्री राम से बैर लेकर कौन जीवित रहेगा? तो ये कांग्रेस पार्टी अपने अंतिम स्थिति को जा रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब ने कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से मुगल काल में बहादुर शाह जफर मुगलों का अंतिम सम्राट हुआ, उसी तरह कांग्रेस का राहुल गांधी अंतिम नेता होंगे। ये पार्टी अपने पतन के कगार पर है, क्योंकि ये ठेकेदारी प्रथा पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक राज्य में एक एक, दो दो, तीन तीन लोगों को ठेका दे दिया है, और जिन लोगों को ठेका दिया है वो अपने नेताओं का भरपूर शोषण कर रहे हैं। उनकी हिंदू धर्म संस्कृति में कोई आस्था नहीं है, हिंदू सनातन धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश में, अरे रामलला की जिसने प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, उसको हराने वाला कौन है? जिसके सर पर राम, भगवान श्री राम का हाथ है, उसके साथ कौन लड़ेगा? वो तो अजर अमर होता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार नहीं, अनेकों बार सरकार, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान की सरकार तो उनके पीछे चलेगी। नहीं, हम उस पे आ रहे थे कि वर्किंग स्टाइल दोनों में, फंक्शनिंग की आप ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में की जो नीतियां हैं वो निचले से निचले व्यक्ति को देख के बनाई जाती हैं। कहीं कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल कांग्रेस सरकार, पूरे देश में भ्रष्टाचार त्राहिमाम कर बैठी जनता। ये घोटाला, एक्स घोटाला, वाई घोटाला, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतने घोटाले कि आपको नाम लेते लेते थक जाएंगे। आपको पिछले 10 साल में कुछ दिखाई दे रहा है? लगता है फलाने मंत्री ने ये घोटाला किया, उसने, और यदि कर दे सुबह से शाम तक इस्तीफा हो जाएगा। ये मेजर अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो तुरंत बाहर हो जाएगा। पहली बात तो करने का अवसर ही नहीं देंगे, करेगा तो बाहर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो आदी है भ्रष्टाचार की, वहां जितना भ्रष्टाचार होगा उतना आगे बढ़ोगे। नहीं, मेरा सवाल उस पर दूसरा था कि दोनों की फंक्शनिंग में क्या अंतर है। जैसे कि कहते हैं कि भाजपा कैडर बेस पार्टी है, आरएसएस का भी एक पीछे बहुत बड़ा उनका हाथ रहता है,
तो वो एक चुनाव को कैसे लड़ते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी कैसे होती है, और कांग्रेस किस तरह से लड़ती है? क्योंकि आपने पहले कांग्रेस में थे तो आपने कांग्रेस के अंदर का वर्किंग कल्चर देखा है, अब आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रमुख जिम्मेदारी निभा रहे हैं राजस्थान में, तो दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको? देखो, कांग्रेस की तो कोई रणनीति नहीं होती चुनाव में। सब कांग्रेस का तो चुनाव धन्ना से टिकट लेके आते हैं, आपके नेताजी बन जाते हैं कि भाई मैं आपका इस क्षेत्र का मैं नेता हूं, अब जो भी आए मेरे नीचे काम करें। उनकी कोई कार्य योजना नहीं होती है, मीटिंगें करवाते हैं, भाषण देते हैं और भगवान भरोसे चलता है उनका। ऐसा कोई कार्य योजना नहीं होती है उनकी किसी गली में, मोहल्ले में। कैडर भी क्या होता है, यदि कांग्रेस में यदि मैं ये कहता हूँ कि 50 कार्यकर्ता हैं तो आप उनसे टिकट के लिए एप्लीकेशन मांगो, 50 ही एप्लीकेशन आएंगी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ एक विधानसभा में 50 कार्यकर्ता है, वो 50 के 50 विधानसभा टिकट मांग रहे हैं, एक को दे दी तो 49 हराने में लगेंगी, ये कार्य योजना है। बीजेपी एक कैडर और अनुशासित पार्टी, इसमें जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो सकता है कोई प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन टिकट डिक्लेयर होने के बाद में सब कुछ अनुशासित ढंग से चलता है। आरएसएस बहुत ही गहरे और तजुर्बे से कार्य करता है। एक एक व्यक्ति को 60 वोटर तक की जिम्मेदारी। पन्ना प्रमुख क्या होता है, एक पन्ना, 30 वोटर इधर 30 वोटर इधर, एक व्यक्ति को 60 वोटर्स की जिम्मेदारी। 7 वोटर का मतलब कितना है, 12 परिवार। एक व्यक्ति 12 परिवार को समझ, इस तो आप एक बात बताइए, इससे बड़ी कार्य योजना वोट को पोल करवाने की कहां हो सकती है? शायद हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसी योजना किसी के पास नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी है संगठन, सबसे बड़ा संगठन है, डेडिकेशन है, कार्यकर्ता अनुशासित है और देश के लिए मरमिट। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता देशभक्त है, उसकी हिंदू सनातन धर्म में प्रगाढ़ आस्था मिलेगी। लेकिन कांग्रेस धर्म के इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा जब कांग्रेस राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए कांग्रेस के नेता, वो भी कांग्रेस के जो शीर्षतम नेतृत्व है, वो मना कर देता है। तो फिर इसका उनकी हिंदुस्तान की धर्म संस्कृति में उनकी कहाँ से, कैसे आप कह सकते हो उनकी धर्म संस्कृति में कोई लगाव है या रुचि है या आस्था है? एक सर, राजस्थान की आप कह रहे हो 25 की 25 सीटें, बस ये आखिरी सवाल है मेरा, मुझे बताएं आपको जाना भी, आपका बिजी शेड्यूल है। 25 सीटों में से 7-8 सीटों पे बता रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा खतरा है या टक्कर की फाइट है, जिसमें 3 सीटें तो सबसे ज़्यादा है। एक तो सीकर की, जहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा बाड़मेर, जहाँ से निर्दलीय विधायक जो थे वहाँ के रविंद्र सिंह बाठी, उन्होंने पूरा समीकरण बिगाड़ रखा है। और एक बाड़मेर सीट बता रहे हैं राजकुमार राउत, जो बाप भारतीय आदिवासी पार्टी है, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया है। तो इन 3 सीटों पे तो खासकर लोगों की दिलचस्पी है और बता रहे हैं यहाँ टक्कर है, तो इसमें आपका एनालिसिस क्या है? जहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट को टक्कर में बताया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ कांग्रेस नहीं, ये तीनों ही अलग अलग हैं, निर्दलीय हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं निर्दलीय है, कहीं कांग्रेस से समर्थित है। जैसे आप चूरू की बात करें शेखावाटी में, तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये सारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बाड़मेर में निर्दलीय है, उधर बीपीटी का है। लेकिन कहीं भी, क्योंकि हर जगह लीड बीजेपी कर रही है, हर जगह जीत बीजेपी रही है, लेकिन यदि वहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट टक्कर में बता रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या कोई क्षेत्रीय दल का हो, वो यदि टक्कर में बता रहे हैं, इसका मतलब उसकी हार सम्मानजनक हो जाएगी। विपक्ष राजस्थान में सम्मानजनक हार के लिए चुनाव लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है देखने की। आप इसका विश्लेषण कीजिए। राजस्थान का चुनाव, बीजेपी का चुनाव एक ही टारगेट है कि 25 की 25, अब की बार वापस 25, तीसरी बार वापस 25। लेकिन विपक्ष किस आधार पर चुनाव लड़ रहा है कि सम्मानजनक हार किस तरह से पाएं। तो ये कहीं कंपटीशन है ही नहीं। आप जाइए, एक लोकसभा में जाइए। झुंझुनू में लोकसभा कैंडिडेट ने क्या कहा, मेरा मन ही नहीं, से कितनों का नाम लो। तो ऐसा जो है कि यहाँ बीजेपी के साथ में कंपटीशन ही नहीं है। तो जो कंपटीशन नहीं है तो कैसे बीजेपी सीट हार जाएगी कोई? अब 4 जून को देख लेना, 25 की 25 आएंगी। हाँ, ये हो सकता है,
जहाँ बीजेपी कहीं 5 लाख से जीत रही हो वहाँ 3 लाख से जीत जाएगी, 4 लाख से जीत जाएगी। तो वो जो डिफरेंस कम होता नज़र आ रहा है ना, वो उनकी सम्मानजनक हार में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए वो ये उसकी सम्मानजनक हार के लिए उत्साहित हैं। वो भी जानते हैं कि वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब मतदाता वोट डालने ही नहीं जा रहा है बाहर। आप इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का वोटर डेडिकेटेड होता है, वो जागरूक है, वो सबसे पहले अपनी पोलिंग करता है। कांग्रेस पार्टी का वोटर लापरवाह होता है, राष्ट्र के प्रति उनका कोई लगाव नहीं होता है, वो सिर्फ बातें करने में भरोसा रखते हैं। इसलिए जब भी पोलिंग कम होगी कांग्रेस गई। तो ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश शर्मा जी, और जैसा ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार 25 की 25 राजस्थान से और 400 पार जो नारा है उसको आप मानते हो? निश्चित तौर से। तो ठीक है, अब की बार, हाँ बोलिए। अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार, और राजस्थान में 25 प्लस, अगर 25 की 25 जाती हैं वो तो 4 जून को ही पता लगेगा। और हम कोशिश करेंगे सर आपसे वापस दोबारा, क्योंकि चुनाव तो अभी 1 महीना चलेगा। निश्चित तौर पर 4 तारीख को, और 4 तारीख को जरूर कोशिश करेंगे, 4 या 5 को आपसे बातचीत करने की। आपको मिठाई खिलाएंगे।